हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। साथियों, आज है 23 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व पृथ्वी दिवस। ये मनाया गया 22 अप्रैल को एम्पावरिंग सिटीजन थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस थीम के साथ। इसके अलावा सिलक्यारा सुरंग का नाम बदल करके वहां के स्थानीय देवता बाबा बैजनाथ के नाम पर रख दिया गया है उत्तराखंड में। लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इसके अलावा जेसीबीएल ग्रुप के माध्यम से भारत ने अभी स्लोवाकिया के साथ अपना पहला डिफेंस डील किया हुआ है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है डेजर्ट फ्लैग 10। इसका आयोजन हो रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में। भारतीय वायुसेना भी हिस्सा ले रही है। भारत चीता परियोजना के तहत 8 चीते और लाने जाने की संभावना हुई है। ये बोत्सवाना से इस बार लाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो कि हैं डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने अभी 2 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया है। नाम है जिसका प्रभास और पावक। इसके अलावा अभी क्लाउस स्वाब जो हैं ये WEP वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक हैं। इन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। और हम लोगों ने कल पढ़ा था कि राष्ट्रीय और दिल्ली आपदा प्राधिकरण प्रक्रिया सेवक आपदा मित्र तैनात करेगी। 1800 आपदा मित्र तैयार होंगे जो वाटर ATM लगाएंगे दिल्ली भर भर में। ठीक है ना, पूरे दिल्ली भर में। गांव स्तर पर पुरावशेष संरक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। कैथोलिक समुदाय के सबसे बड़े धार्मिक गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है 88 वर्ष की आयु में। इनका निधन 21 अप्रैल को हुआ है। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे। कल जो आपने पढ़े थे उनका रिवीजन किया आपने। अब हम लोग आज के करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। इसकी PDF क्विज आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी। साथियों, एक बहुत ही कायराना हमला हुआ है कल और इस पर मैंने आपको वीडियो भी बनाई हुई है। जम्मू कश्मीर में धर्म पूछ करके आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में गोली मारी है। अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो गई है। भगवान उन मृतकों की, उन श्रद्धालुओं की, उन टूरिस्ट की आत्मा को शांति दें। और अभी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है और अभी आगे क्वेश्चन भी है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो 23वां विधि आयोग का गठन किया गया था अभी पिछले साल सितंबर में। अब इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं साथियों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। ये रिटायर्ड जस्टिस हैं। दिनेश माहेश्वरी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और इनको अभी नियुक्त कर दिया गया है 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष। विधि आयोग यानी कानूनी आयोग, ठीक है ना, जैसे विधि मतलब कानून होता है। तो विधि आयोग का अध्यक्ष बड़ा इंपॉर्टेंट पद होता है और इसके अध्यक्ष पूछे भी जाते हैं। ध्यान रखना, विधि आयोग जो है ये पहला वाला स्थापित हुआ था 1955 में। इस बार वाला जो है ना, ये विधि आयोग 23वां है। ठीक है, पहला 1955 में हुआ था और ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं? निम्न में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? तो उसमें पूछा जाएगा। तो ऑप्शन में आपको GST परिषद दे देगा, ऑप्शन में आपका UPSC दे दिया, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग दे दिया, एक आपको दे देगा ये विधि आयोग, या एक नीति आयोग दे देगा। तो नीति आयोग और विधि आयोग दोनों ही संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी जो है ऊपर को जो मैंने आपको बताया, चाहे UPSC, चाहे चुनाव आयोग, चाहे आपका ये सब जो है वो संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दोनों में अंतर क्या है? सबसे मूलभूत अंतर यही है, जानने का तरीका भी यही है कि जिसका जिक्र अपने संविधान में ना हो, मतलब किसी अनुच्छेद में उसके बारे में वर्णन ना किया गया हो, वो गैर संवैधानिक निकाय होता है। जैसे ये विधि आयोग है ना, तो विधि आयोग जो है ये कानून में, उस संविधान की किताब में नहीं है इसके लिए कोई आर्टिकल। GST परिषद हुआ जैसे, या आपका चुनाव आयोग हुआ, इसके लिए डेडिकेटेड रूप से आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे 279 के A में GST के बारे में मिलेगा आपको, और इसके अलावा 324 में आपको मिल जाएगा चुनाव आयोग के बारे में, है ना। तो वो संवैधानिक निकाय हुआ। नीति आयोग के बारे में आपको कहीं संविधान में नहीं मिलेगा। तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। तो इसीलिए ये गैर संवैधानिक निकाय। ये बात याद रखना, ये मैं फोकस कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि इसको जनरली लोग इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं इस लाइन को, इस शब्द को, लेकिन वही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। खैर, विधि आयोग करता क्या है? विधि आयोग जो है ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया होता है और ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कानून के क्षेत्र में रिसर्च
करता है और कानूनी सुधारों के लिए सिफारिश करता है। अगर भारत में कोई कानूनी सुधार लाने हैं तो उनकी सिफारिश, उन पर रिसर्च, उन पर डेटा इकट्ठा करना और क्या सुधार करने चाहिए, ये यही करता है। ठीक है, इसीलिए इसमें आप देखो जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं, जज होते हैं, उनको रखा जाता है ज़्यादातर, जिससे उनको नॉलेज हो प्रॉपर तरीके से। सरकारें जो कानून लाती हैं, जो बदलाव लाती हैं बड़े बड़े, तो उसमें कहीं ना कहीं विधि आयोग का सजेशन भी शामिल रहता है। जैसे अभी आपने देखा ना कि जो 3 पुराने क्रिमिनल लॉज थे, पहले जो आईपीसी वगैरह की धाराएं होती थी, उससे सबको बदल दिया गया है, बीएनएस, बीएसएस, बीएसए, ये सब लाया गया है। ठीक है, तो ये सभी के पीछे जो है वो सजेशन इन्हीं लोग का रहता है। खैर, 23वां विधि आयोग का गठन पूछा जाएगा तो 1 सितंबर 2024 आप बताइएगा, और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। अच्छा, इसे पहचानने का एक और तरीका है कि कौन सा आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सा कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या कहें कि मतलब कि गैर संवैधानिक है। इसको पहचानने का ये तरीका है ना कि आप देखो, अगर कोई कमीशन कुछ समय के लिए आ रहा है, कुछ कार्यकाल के लिए आ रहा है, उसके बाद पूरा पूरा कमीशन हट जा रहा है, नया कमीशन गठित हो रहा है, तो वो गैर संवैधानिक होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये विधि आयोग देखो, तो ये इसका कार्यकाल 23वें वाले का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक है। ऐसे योजना आयोग जब हुआ करता था तो वो भी 5-5 साल के लिए पंचवर्षीय योजना चला करती थी। ठीक है, अब नीति आयोग तो मान लो आया पूर्णकालिक के लिए, लेकिन वो करता था। अब चुनाव आयोग आप कहोगे उसमें भी तो 5 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष आते हैं। हाँ, लेकिन उसमें अध्यक्ष आते हैं, योजना चुनाव आयोग पूरा नहीं भंग होता है। मतलब ऐसा नहीं सुनते होगे कि 23वां चुनाव आयोग गठित किया गया, 25वां गठित किया गया, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, वो तो बॉडी परमानेंट रहती है। ठीक है, तो ये तरीके हैं कुछ, इसको ध्यान रखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर बनने की तैयारी में है? तो भारत का पहला ऐसा शहर बन जाएगा अमरावती, जो भारत का ही नहीं, दुनिया का, पूरी दुनिया में सबसे पहला ऐसा शहर होगा जो पूरी तरीके से रीन्यूएबल एनर्जी से चलेगा, नवीनीकरण ऊर्जा से चलेगा। नवीनीकरण ऊर्जा जो है, ये ऐसे ऊर्जा है, ऐसी एनर्जी है जो रीन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट होती है। रीन्यूएबल सोर्सेज मतलब कि ऐसे सोर्सेज जो कभी खत्म ना हो, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश। ठीक है ना, तो ये कभी खत्म नहीं हो सकता है, सूर्य का प्रकाश है। और अब देखो, एक होता है नवीनीकरण ऊर्जा को आप ऐसे भी कह सकते हैं जो जैव ईंधन से हो, जैव ईंधन से और जीवाश्म ईंधन से, दोनों में अंतर होता है। जीवाश्म ईंधन वो है जो आप कह सकते हो नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत नहीं है। जीवाश्म ईंधन वो है जो जीवाश्मों से बने हैं और जो खत्म हो सकते हैं, लेकिन जैव ईंधन जो होते हैं ये खत्म नहीं होते हैं, इसलिए इनकी जो एनर्जी होती है वो नवीनीकरण ऊर्जा मानी जाती है। जैसे हवा, हवा खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती, तो पवन चक्कियां वगैरह से जो ऊर्जा बनती है वो नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत हुआ। सोलर लाइट, सोलर पैनल से जो बनते हैं वो नवीनीकरण ऊर्जा हुआ। लेकिन अभी मैं कहूँ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम खत्म हो सकता है भाई, पेट्रोलियम का भंडारण मिलता है, वो भंडारण कभी ना कभी तो खत्म होगा। ऐसे ही प्राकृतिक गैस मिलती है, तो वो भी इसका है। ठीक है ना, तो जीवाश्म ईंधन जो है जो खत्म हो सकते हैं, जैव ईंधन जो है जो खत्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिन्यूएबल एनर्जी है जिन्हें अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं। अक्षय ऊर्जा क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्षय, इनका क्षय नहीं होता। ठीक है, इसलिए है अक्षय ऊर्जा करते हैं। चलिए, तो खैर ये पूरी तरीके से नवीनी ऊर्जा से संचालित होगा अमरावती जो है। और आपको पता होगा कि जब से आंध्र प्रदेश के नए सीएम आए हैं तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई अमरावती ही रहेगी अपनी राजधानी। यहाँ पर राजधानी को लेकर के बड़ा इधर उधर चल रहा था, तो अब अमरावती इसकी परमानेंट राजधानी बन गई है। ठीक है, क्योंकि 10 साल तक जब अलग हुआ था तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तो 10 साल तक ये डील हुई थी कि भाई हैदराबाद ही रहेगी राजधानी। लेकिन 2024 में 10 साल पूरा हुआ, 2 जून 2024 को। जब 10 साल पूरा हुआ तो फिर ये हुआ कि भाई अब अगली राजधानी कौन बनेगी? तो जो इनके पुराने सीएम थे वो विशाखापत्तनम बनाना चाहते थे। ये जब आए तब इन्होंने कहा कि नहीं, हम अमरावती को बनाएंगे राजधानी। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? आगे, तो ये अब कहाँ पर है अमरावती, इसको देखते हैं। तो ये विजयवाड़ा और गंटूर शहर के बीच में पड़ता है, और ये एक आधुनिक पर्यावरण मित्र जनता की राजधानी के नाम से इसे डेवलप किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। कृष्णा नदी के तट पर होगा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है आपसे। अब ये अमरावती चर्चे में आया है तो स्टैटिक टाइप में पूछ लेगा कि बताओ कौन सा, या अमरावती जो है किस नदी के किनारे बसा शहर है, या फिर निम्न में से कौन सा शहर है जो कृष्णा नदी के किनारे बसा है। आप कहोगे ये तो सर जीके का क्वेश्चन है या ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नहीं, ये करंट अफेयर का ही माना जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में जो चर्चे में आया है उससे रिलेटेड पूछा गया है। आपको बस ध्यान देना होगा। 217 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये विकसित है।
65,000 करोड़ की अनुमानित लागत आएगी इसको पूरा डेवलप करने में। तो आप देखोगे अगर आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर मैप में आपको दिख जाएगा। तेलंगाना इससे अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 2014 को 2 जून को। यहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। ये तेलुगु देशम पार्टी से हैं। किस पार्टी से हैं? पार्टी का नाम भी याद रखा करो दोस्त, तेलुगु देशम पार्टी से हैं, टीडीपी पार्टी से हैं। यहाँ के सीएम हैं जस्टिस एस अब्दुल नजीर। अमरावती अब राजधानी है। यहाँ पर अगर बात करें, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क है, बेलम केप्स फेस्टिवल है, कुचिपुड़ी, धमाल, मथुरी, डांडरिया ये प्रमुख नृत्य हैं। 26 जिले हैं, 175 विधानसभा में सीटें हैं, 25 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला साथियों, वन लाइनर की ई बुक वगैरह आ चुकी है। अच्छा, आज आपको कल मैंने पूछा था आपसे कि क्या सीरीज शुरू की जाए लास्ट 6 मंथ की लाइव क्लास शाम को, तो आप लोगों ने मतलब बहुत रुचि दिखाई है। तो ठीक है, शाम से शुरू किया जाता है। हो सकता है आज से ही शुरू हो जाए, हो सकता है कल से शुरू हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लेट करने का कोई मतलब है नहीं। एनटीपीसी वगैरह के एग्जाम आपके लगे हुए हैं, तो शुरू करते हैं उसको। और शाम को आएगी क्लास, डेली 50-50 क्वेश्चन करके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले 6 महीने का अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जब भी होगा मैं पूरा अपडेट दूंगा आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर, आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप चैनल से भी। गरिया और बोरोसो बोरान उत्सव 2025 इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों, इसका आयोजन किया गया त्रिपुरा में। त्रिपुरा का एक उत्सव होता है गरिया उत्सव और बोरसो। तो बोरसो, बोरान या गरिया ये अभी त्रिपुरा में आयोजित किया गया, और त्रिपुरा के जो सीएम है मनिक साहा, इन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है, ठीक है ना। इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। ये गरिया पूजा के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरी और रियांग समुदायों के लिए ये इंपॉर्टेंट आयोजन होता है। रियांग कम्युनिटी का नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ओके, तो स्वामी विवेकानंद मैदान में ये आयोजित किया गया। त्रिपुरा आया है, त्रिपुरा के बारे में जानो। त्रिपुरा यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। अगरतला इसकी राजधानी है। मनिक साहा बीजेपी पार्टी से सीएम है, और एन इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। नाम याद रखना, गवर्नर एन इंद्रसेन रेड्डी। कमल सागर, रुद्र सागर और अमर सागर ये 3 झीलें हैं। सागर 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 याद रखना है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क बहुत पूछा जाता है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में बना हुआ है, इसको याद रखिएगा। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान भी है, राजबारी है, बाइसन भी पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए 8 जिले हैं, 60 विधानसभा में सीटें हैं, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। बॉर्डर शेयर की बात करें अगर, तो नीचे इधर ये मिजोरम से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इधर ये असम से, और इधर 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर पुलवामा अटैक के बाद अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है? साथियों, जब 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भयावह जो आतंकी घटना हुआ है वो अभी हुआ है जम्मू कश्मीर में। और इस बार तो मतलब हद ही हो गया है। इस बार आम पब्लिक पर, जो टूरिस्ट थे, उन पर अटैक किया गया है। ये आप समझो, इस प्रकार से अटैक था कि लोग वहां पर पिकनिक मना रहे थे, ठीक हमास की तर्ज पर। जैसे हमास हुआ था ना, इजराइल में वो लोग आए थे और वहां पर पिकनिक और फेस्टिवल मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ है। और ये बहुत ही खतरनाक है। और कल इस पर हालांकि मैंने आपको वीडियो दी हुई है, ज़्यादा डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं। इतना आप वीडियो जो आ रही हैं उसको देखोगे ना तो रूह कांप जाएगी आपकी। इस हिसाब से पैंट उतरवा उतरवा करके चेक किया जा रहा था कि मुस्लिम है कि हिंदू है। अगर पहले पूछा जाता था हिंदू है कि नहीं, तो अगर कोई बोल देता कि हिंदू है तो तुरंत गोली मार देता। अगर कोई नहीं बता रहा है, हिचकिचा रहा है, बोल नहीं रहा है, पैंट उतार उतार करके उसको चेक किया जाता था, उसके बाद गोली मारी जाती थी। ऐसे ऐसे 28 लोगों की मतलब 40 लोगों से ज़्यादा लोगों पर फायरिंग की गई। 28 लोग जो हैं मर गए हैं अभी तक, और अभी बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हैं। तो ये एक बहुत ही दुर्दांत घटना हुई है, जो धर्म के आधार पर की गई है आतंकियों के द्वारा। और ये वहाँ के लश्कर तैयबा का ही एक यूनिट है, उसने इसे क्लेम किया है। और कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ज़्यादा डिटेल्स इस पर मैंने आपको जो वीडियो बनाई हुई है उसमें दी गई है, आप इसको जा करके देखिएगा। लेकिन समझ लो कि बहुत ज़्यादा ये गंभीर मामला है, और इस पर इसी वजह से इसकी सीरियसनेस का अंदाजा आप ऐसा लगा सकते हो कि पीएम मोदी सऊदी अरब के विजिट पर थे, वहाँ पर यात्रा छोड़ करके वो बीच रास्ते पर, वो बीच समिट को छोड़ करके वो वापस आ गए। गृह मंत्री जी जो है वो तुरंत ही शाम को ही वो पहुंचे जम्मू कश्मीर में। वहाँ के सीएम से, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से हाई लेवल की मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री जो है ये भारत की सेनाओं से मिल रहे हैं। तो आप इसकी इस घटना की गंभीरता का पता लगा सकते हो।
और आप कंपैरिजन के लिए ये जान सकते हो कि इसके बाद इजराइल ने तो पूरा पूरा अपना तहस नहस कर दिया हमास को। सेम ऐसे ही कुछ घटनाएं वहां पर हुई थी। हालांकि वहां पर वो लोग बंदी भी बना करके ले गए थे, तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है मामला, लेकिन यहाँ पर वो लोग आए आतंकी और फायरिंग करके निकल गए। तो खैर, जो भी अपडेट आएगी आगे मैं आपको बताऊंगा ही। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कोशिश करूंगा इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल पर आज एक और वीडियो आपको दूं। विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक के नवीनतम संस्करण में किस खिलाड़ी ने विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों का ताज पहनाया गया? किस खिलाड़ी ने जीता है मतलब। तो विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक का नवीनतम संस्करण जो जारी हुआ है, इसमें भारत के जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, इन दोनों को यहाँ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ताज मिला है। विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक बहुत पुरानी मैगजीन है और इस मैगजीन में इस बार इन दोनों को शामिल किया गया है, जो कि दोनों को दोनों भारतीय हैं, महिलाओं के लिए, और जसप्रीत बुमराह पुरुष खिलाड़ियों की कैटेगरी में। इसमें जब भारत ने जीता था टी20 विश्व कप, तो योगदान उनका देखते हुए बुमराह को इनको चुना गया है। ऐसे ही आरसीबी को अपना पहला महिला प्रीमियर लीग जितवाने में ये अहम भूमिका निभाई थी स्मृति मंधाना, इसलिए इनको दिया गया है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान दोगे तो ये 2024 के जो टूर्नामेंट हुए हैं उसको देखकर नहीं, 2023 से लेकर 2024 के मिड तक के जो टूर्नामेंट हुए हैं उसको देखकर ये किया गया है ना। क्योंकि पिछली बार वाले अगर आईपीएल की बात करें, इस बार वाले आईपीएल की बात करें जो अभी 2025 में हुआ, उसको मुंबई इंडियंस ने जीता। पिछली साल 2024 में जो हुआ था उसको जीता था स्मृति मंधाना की टीम ने, यानी आरसीबी के महिला टीम ने, ठीक है। तो और टी20 विश्व कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी अभी रिसेंटली हुई है, तो टी20 विश्व कप भी पिछले साल हुआ था। तो पिछली साल के वो देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए अभी दिया गया है। विजन क्रिकेटर्स अलमनांग के नवीनतम संस्करण में इनको शामिल किया गया है। और वहीं पर निकोलस पुरन को लीडिंग टी20 प्लेयर इन द वर्ल्ड चुना गया है। निकोलस पुरन, नाम तो इनका आपने सुना ही होगा, इस समय लखनऊ में धमाल मचा रहे हैं। तो ये जो है, ये मैगजीन, इसे क्रिकेट का बाइबल भी कहा जाता है। मतलब 1864 से, आप सोचो 1864 से ये मैगजीन आ रही है, और इसमें जो भी साल दर साल प्रदर्शित होता है, जो भी बढ़िया प्रदर्शन करता है तो उसमें शामिल होते हैं। तो इस बार दोनों भारतीय शामिल हुए हैं क्रिकेट की बाइबल में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीता? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब, ये भी खेल के क्षेत्र का बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। इस बार मांडो डुप्लांटिस को शामिल किया गया है। मांडो डुप्लांटिस जो है, ये एक पोल वाल्टर के खिलाड़ी हैं। पोल वाल्टर के खिलाड़ी, आप देखो जो पोल होता है उसको जंप करके वो पार करता है ना, वही है पोल वाल्ट। तो ये पोल वाल्टर हैं और अब तक के महान पोल वाल्टर माना जाता है इनको। 2020 के टोक्यो ओलंपिक और 2024 के पेरिस ओलंपिक, दोनों में ही इन्होंने गोल्ड जीता था। तो मांडो डुप्लांटिस जो हैं, ये अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीते हैं। अगर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बात करें तो सिमोन बाइल्स को चुना गया है यूएसए की, और लॉरियस स्पोर्ट्स आइकन का पुरस्कार राफेल नडाल को मिला है। आपको याद होगा पिछले साल ही अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है राफेल नडाल ने। लॉरियड विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम का पुरस्कार मिला है रियल मैड्रिड को, स्पेन की है। लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है केली स्लेटर को, ठीक है। तो इसका आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब। अगला, अप्रैल 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा यशराज भारतीय सम्मान 2025 पुरस्कार दिया गया? यशराज भारतीय सम्मान, एक होता है यश भारती सम्मान, होता था मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यश भारती सम्मान दिया जाता था, उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश गौरव पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। तो वो पहले था, लेकिन ये है यशराज भारतीय पुरस्कार, ठीक है, ये से ध्यान रखना। यशराज भारतीय सम्मान पुरस्कार अभी महाराष्ट्र सरकार ने दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे दिया है 3 संस्थाओं को, ठीक है। 3 संस्थाओं को दिया गया है, जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़ का, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन को, और सर्वश्रेष्ठ प्लस प्लेटफॉर्म को। इन 3 संस्थाओं को दिया गया है इस बार। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी ने ये दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा है संस्करण इसका, यशराज भारतीय सम्मान 2025 पुरस्कार। अगला, आईएसएसएफ विश्व कप लीमा 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते? आईएसएसएफ विश्व कप लीमा वाला है, इससे पहले जो हुआ था वो अर्जेंटीना में हुआ था। आईएसएसएफ विश्व कप मैंने आपको कई बार बताया है कि साल भर में वो कई बार हो सकते हैं आयोजन, ठीक है। तो इस बार वाला जो लीमा वाला हुआ है, इसमें भारतीय टीम ने 7 मेडल जीते हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने। आईएसएसएफ मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, तो ये शूटिंग के लिए होता है। तो 7 पदक में 2 गोल्ड आए हैं, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज आया है। लीमा पेरू में ये आयोजित किया गया। लीमा पेरू याद रखना, पेरू की राजधानी है। और
जो अभी हुआ था इस साल का पहला वाला, वो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था, जो 1 से 10 अप्रैल तक चला था। अभी ये जो चला है ये दूसरा इसका समझ लो स्टेज है। चीन ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, 13 मेडल जीते हैं, 4 गोल्ड जिसमें शामिल है। और अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा है 7 मेडल के साथ, जिसमें 4 गोल्ड है। तीसरे पर भारत है 7 मेडल के साथ, 2 गोल्ड जिसमें है। आईएसएसएफ की स्थापना 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर म्यूनिख में है, जर्मनी में। अगला, किस राज्य सरकार ने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ मिलकर पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की? पिंक ई रिक्शा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। ये ऑल विमेन ऑटो चालक के लिए है और महाराष्ट्र सरकार ने इसे शुरू किया है। और ये ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देगा, साथ ही साथ में जो महिला होंगी जो सेल्फ मतलब अपना कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए होगा, जो ऑटो चालक होंगे महिलाएं उनके लिए। तो इससे 2 फायदा होगा, एक तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा, दूसरा विमेन सेफ्टी भी इंश्योर हो सकेगी, क्योंकि इसमें महिलाओं की यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी। ठीक है ना, महिलाएं इसमें यात्रा कर सकेंगी। तो ऑल विमेन, ये केवल महिला स्पेशल ये ई रिक्शा होगा। तो पिंक ई रिक्शा वितरण समारोह किया गया और इसके लिए जो महाराष्ट्र सरकार है उसने काइनेटिक ग्रीन एनर्जी कंपनी के साथ समझौता किया है, काइनेटिक ग्रीन एनर्जी के साथ। ठीक है, अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, नासिक, नागपुर, अहमदनगर, सोलापुर, कोल्हापुर, तो इन 8 जिलों में अभी ये चलाए जाएंगे शुरुआती तौर पर। इसके तहत 20 से 50 वर्ष तक की आयु की उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी जो विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनको ये ऑटो दिए जाएंगे और ट्रेनिंग दी जाएगी। महाराष्ट्र आया है तो महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र आपको यहाँ पर दिख जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी साथियों मुंबई और नागपुर होती है। यहाँ पर महाराष्ट्र अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और इधर गोवा से अपना बॉर्डर लगाता है। देवेंद्र फडणवीस अभी सीएम है। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। 36 जिले हैं, 288 विधानसभा में सीटें हैं। यहाँ से 48 लोकसभा में और 19 राज्यसभा में सीट जाती है। इसके अलावा यहाँ पर लोनार झील है, उपवन झील है, शिवसागर है, वन विहार है, वेन्ना है। तडोबा नेशनल पार्क भी पूछा जाता है, चंदोली नेशनल पार्क है, भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य है, भोरघाट, थालघाट, अंबाघाट ये प्रमुख दर्रे हैं। क्लियर? चलिए, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। टॉप 9 थे आज। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव वंदना गुरनानी नियुक्त की गई हैं। 6वीं अंडर 18 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट ने कुल कितने पदक जीते? तो 11 पदक जीते। पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, किस वर्ष इन्हें पोप बनाया गया था? ये आज का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आज देना है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना और मुख्यालय के विषय में बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, जो सही है? बताइए कमेंट करके। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बाकी शाम को मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।